जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स का सेशन होगा और इसमें हम 7 नहीं 9 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये 9 टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वी विल सी दैट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है तो मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाएगा कि किसने किसको कितना मनी मिला है, कितना किसने डोनेट किया है, दैट इज ऑल अबाउट। देन पैनल रिकमेंडेशन फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन। हमारे प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट 18,000 पेज का है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन है। वो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन अभी अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कमिश्नर्स का। 2 वैकेंसीज था, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपॉइंटेड थे, अपने पोस्ट पे थे। तो अगेन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, तो उसको देख लेंगे। देन आटापा का बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, तो उसको लोकेट करके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, ताकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो हमें पता रहे कि वो किस स्टेट में है, माइग्रेटरी वर्ड के लिए फेमस है। जो इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उसका देखते हैं। 5 स्टेट में स्टडी किया गया है एक एनजीओ के द्वारा, तो देखते हैं कि क्या आउटकम्स हैं। अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1 में भी आता है सोसाइटी, एंड जीएस पेपर 2 जो सोशल जस्टिस है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। भूटान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, क्योंकि भूटान के प्रधानमंत्री इस समय इंडिया के विजिट पे है, 5 डेज का विजिट है, और ऐसा माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विद इन 1 वीक, नेक्स्ट वीक वो भूटान को विजिट करेंगे। देखते हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उसमें थोड़ा सा इशू आएगा कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखता है तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट नहीं होता है, उस समय कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव आईआर के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सेम भूटान को ही लेके काफी लंबा चौड़ा एनालिसिस है। जल्लेफू जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, एक डेवलप कर रहे हैं इकोनॉमिक हब के लिए, तो ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से होगा, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये और ये कनेक्टेड है। रोडामाइन बी एक एजेंट है दैट हैज द हेल्थ इम्प्लीकेशन, एक डाई है और इसको फूड कलर का एजेंट भी माना जाता है। तो इसका देखते हैं कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे हार्मफुल इंपैक्ट है। जो एआई पे एडवाइजरी आया है मीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको काफी विरोध हो रहा है कि जो प्रॉपर वे में जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। नी जर्क रिएक्शन आ रहा है कि अगर कोई नई चीज आ रही है तो उसका तुरंत रिएक्शन आ रहा है विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज जो न्यूज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हमें इंफॉर्मेशन मिला है, उसमें ये पता चला है कि उसमें से 22 फर्म ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का डोनेट किया है। थिंक 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़ 22 फर्म्स ने किया है। थिंक अबाउट देयर हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शंस। यहाँ पे ये है कि एक लॉटरी मैग्नेट्स है जो फर्म है, उस पे अभी ईडी का सर्च और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। सबसे ज्यादा डोनर्स उन्होंने किया, डोनेट किया 1300 करोड़, 1368 करोड़। ओके, जो सबसे ज्यादा जिसको मिला है पैसे वो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने इनकैश किया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर है तो ऑब्वियस सी बात है इसी पार्टी को मिलना चाहिए था। लेकिन यस, जो अमाउंट है वो इतना अधिक है कि आप अगर ये नीचे जो 5 है ना उनको ऐड कर दें तो भी ये ज्यादा होगा। 16 + 14 ये 3 4, ये मिला दूं तो 5, 5.5, लेकिन इनका है 6। तो दैट इज द अमाउंट दैट दिस पार्टी हैज रिसीव्ड। ओके, और इसीलिए हमें लग रहा है डेटा कह रहे थे हम जून में देंगे, जुलाई में देंगे। ओके, तो ऑलरेडी ये देखिएगा कि बीजेपी का जो शेयर्स है टोटल बॉन्ड में वो 47.5% है। जो अगर 100 रुपीज मिला है टोटल, तो उसमें बीजेपी को 48 के अराउंड में मिला है, और बाकी 52 में सभी पार्टियों को मिला है, ऐसा है।
जो सेकंड पार्टी आप देखिएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उसको 1600 है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस को थर्ड नंबर पे है, 1400 है, जस्ट 11%। सो यू शुड नो डेटा सप्लाइड बाय द एसबीआई डजंट इंक्लूड द सीरियल नंबर्स ऑफ द बॉन्ड। देखिए ये भी एक सीक्रेसी है। अभी बात हो रही थी डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, सीरियल नंबर्स अभी भी नहीं दिया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलता है। ओके, एक चीज ये याद रखिएगा कि टोटल जो बॉन्ड खरीदा गया था वो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड था और जिससे पैसे निकाले गए वो 22,030 थे। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कोई चीज खरीदा, उसका यूज नहीं किया, तो जो यूज नहीं किया वो मनी बैंक के पास नहीं रहेगा, वो मनी किसके पास जाएगा? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है उसमें जाएगा। तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। वैसे बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि वो मनी जो जाता वो प्राइम मिनिस्टर के पास गया है, क्योंकि ये तो जा चुका है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पैनल रिकमेंडेड साइमल्टेनियस पोल्स। बात हो रही है कि जो पोल्स हैं उनके काफी खर्च आते हैं, डिसरप्शन आता है, और डिसरप्शन सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं आता है, कोर्ट है, एनजीओज है, सबको डिसरप्शन हो जाता है। तो हम एक ही बार इलेक्शन करा ले, स्टेट का, पार्लियामेंट का, एंड जो लोकल पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं। तो इसी को लेके जो पैनल था जिसको बनाया गया था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। बोला है कि स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के इलेक्शन से, एक साथ करवा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज में आफ्टर 100 डेज जो लोकल बॉडीज है उसका इलेक्शन करवा लें। ठीक है, एक चीज और देखिएगा कि जो लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन, वो भी इस पे रिपोर्ट देने वाली है और वो रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को दिया जाने वाला है। तो देखते हैं उनका क्या रिकमेंडेशन है। यहाँ पे जो एक प्रपोजल है कि प्रेसिडेंट के थ्रू नोटिफिकेशन होना चाहिए फॉर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा, और ये अपॉइंटेड डेट होना चाहिए। अपॉइंटेड डेट ही डिसाइड करेगा कि आने वाले असेंबली का इलेक्शन जल्दी कराया जाए या एक साथ लोकसभा के साथ ही कराया जाएगा। फिर एक चीज और है कि अगर लोकसभा का खुद का मेजॉरिटी नहीं बन पाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और गवर्नमेंट गिर गई और फिर गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है दूसरी, तो इलेक्शन करना पड़ेगा। अब वो अगर एक जो टेन्योर होता है 5 इयर्स का होता है, अगर 3 ही साल पे हो गया तो या तो आप पूरे स्टेट का एक साथ इलेक्शन करवाइए, तो इस स्टेट का कराना महंगा पड़ जाएगा। जो बात हम पहले कर रहे थे उसी को तो हटाने के लिए हम लाए थे कि बार बार इलेक्शन ना होना पड़े। अब एक लोकसभा के इलेक्शन के लिए आप पूरी स्टेट का करवा रहे हैं, जस्टिफाइड भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो फेडरल प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने कहा कि हम स्टेट्स का नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि लोकसभा का फिर इलेक्शन करवा लेंगे और जो बचे हुए साल है बस उतना ही पीरियड होगा। जैसे अगर पुराना वाला लोकसभा 5 साल के लिए हुआ है और 3 ही साल में गवर्नमेंट गिर गई, 5 साल का टोटल पीरियड है, 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड हुए, 3 साल बाद ही 3 इयर्स के बाद गवर्नमेंट गिर गई लोकसभा में। ठीक है, अब बचा 2 साल, तो जो नया इलेक्टेड बॉडी होगा वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अगर आप 2 ही साल के लिए इलेक्शन करा रहे हैं तो फिर वही बात नहीं हो गई, और 2 साल के लिए इतना खर्चा करके फिर जो इलेक्टेड हो के आएगा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा सिर्फ 2 साल के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमें अमेंडमेंट करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कितने अमेंडमेंट करने होंगे? 18 अमेंडमेंट करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172, क्योंकि ये टेन्योर बताता है लोकसभा का एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स का। तो प्लीज रिमेंबर दिस, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 83 डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आर्टिकल 172 डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस 2 आर्टिकल्स। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 324A, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 325 दोनों इलेक्शन कमीशन से हैं। अब इलेक्शन कमीशन का सिर्फ काम होता था अभी तक की स्टेट असेंबली
और जो लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना। जो लोकल बॉडीज थे, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन आता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही परव्यू में ये सब होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज करने के लिए स्टेट से भी पास करवाना पड़ेगा। हाफ ऑफ द स्टेट नीड टू बी रेटिफाई। आपको पता होना चाहिए जो रिकमेंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, और एक जो होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। हाफ ऑफ द स्टेट्स नीडेड टू बी रेटिफाइड बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा स्टेट में होगा, लेकिन पार्लियामेंट का जो पासेज होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का जो होगा वो स्पेशल मेजोरिटी होगा। ये पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट को क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द वोटिंग एंड द प्रेजेंट, ओके। एंड पार्लियामेंट हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का क्या होगा? उसका होगा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी। और कितने स्टेट चाहिए? स्टेट्स 50% plus 1 state. This should be the number of the state. Okay. कम से कम 50% स्टेट्स का होना चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द एपी सेंचुरी, और इस सेंचुरी का नाम है अटापा कापा। Next important news is with respect to the AP sanctuary. This is related to the Atapaka bird sanctuary into the Andhra Pradesh. So you should know where it is located. It is very close to the Kolleru lake. This is very famous for the migratory bird. Okay. So here it is expected that 1.5 lakh birds will arrive this season, and they are the migratory birds. So please remember all this thing. तो आपको याद रखना है कि आटापाका बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, और कोलेरू लेक भी काफी फेमस है। एक बार इसको लोकेट करते हैं कहाँ पे है। तो ये देखिएगा, ये आटापाका बर्ड सेंचुरी है आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक इसके काफी पास है। ये वाला लेक कोलेरू लेक है, ये जो दिख रहा है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट न्यूज है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिक्स्ड है। कहीं कहीं पे अच्छा भी है, कहीं कहीं पे अच्छा नहीं है। किसी केस में जो इंडिविजुअल राइट्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरीके के फॉरेस्ट राइट्स में राइट्स प्रोवाइड किए। एक तो कम्युनिटी का कि पूरे एरिया में जो होगा उसका डिसीजन ग्राम सभा लेगा। एक होगा कि इंडिविजुअल राइट कि मैं इंडिविजुअल्स हूँ, मेरे लिए कितने जमीन मिलेंगे, किस पे मैं खेती कर सकता हूँ, कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें मैं जंगल से फ्री में ला सकता हूँ। माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको पे भी हमारा राइट्स होता है। कम्युनिटी का भी राइट होगा, इंडिविजुअल का भी राइट होगा। तो यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन देखा गया है। क्लेम जो है ना, वो जैसे मैंने क्लेम किया कि मेरे 4 यूनिट्स 4 हेक्टेयर्स का लैंड है, तो वो क्लेम्स रिजेक्ट होने के काफी चांसेस है। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन जो है कर्नाटका में है। Near about only 5.17 of the claim filed for the were recognized, and most of them were rejected in the. Beside that, ये देखा गया है कि there is need to recognize the right of the cultivation into the झूम manner. झूम cultivation. झूम कल्टीवेशन क्या होता है? इसमें ये होता है कि वी फर्स्ट बोर्न द प्लांट, जहाँ वहां पे पेड़ पौधे होते हैं उसको जलाते हैं, उसके राख से जो उसका ऐश होता है, ऐश से ही जो बचा होता है उसको हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। और यस, स्लैशिंग एंड बोर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे माना जाता है कि डिग्रेडेशन होता है। तो ये डिग्रेडेशन होने के कारण स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया गया है। और जो हिली एरिया है वहां पे नीड है
हिल एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देयर इज नीड। ओके, जो 5 स्टेट में ये सर्वे हुआ है, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका, ये है। ओके, तो दीमा हसाओ एंड द हैलाकंडी, प्लीज रिमेंबर दिस टू डिस्ट्रिक्ट, दे आर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम। और वहां पे ये पाया गया है कि ये जो स्लस एंड बर्निंग कल्टीवेशन है दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है सेरिंग तोबगे, वो विजिट पे है इंडिया के 5 डेज के लिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट हुआ है उनका। ये भी बोला जा रहा है कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी विजिट करेंगे भूटान को नेक्स्ट वीक, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक तक मुझे लग रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे भी गया है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक। तो ऐसे केस में कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर डजंट ट्रेवल अब्रॉड वंस दे आर डिक्लेयर्ड। जब एक इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाते हैं तो ये चीजें लग जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट आफ्टर द विनिंग द इलेक्शन। जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है जनवरी में ही, और वो इनका पहला इंटरनेशनल विजिट है। ये शो करता है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस फॉर द भूटान। तो इसके बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो जल्लेफू प्रोजेक्ट है वहाँ बन रहा है, यहाँ पे जल्लेफू माइंडफुलनेस सिटी है। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वाई गवर्नमेंट आर सीइंग रेड रोडेमाइन बी इन स्ट्रीट फूड। तो क्यों रोडेमाइन बी, इसको हम क्यों कई गवर्नमेंट ने बैन किया है। अभी हमने देखा है कि पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन किया, फिर कर्नाटका ने बैन किया है, आंध्र प्रदेश भी इसको बैन करने के बारे में सोच रहा है। व्हाट इज द रीजन? इसका मेन रीजन है कि ये डाई है और इससे कलर बहुत सुंदर आता है, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ऐसे ऐसे कलर आएंगे। और ये कलर अगर खाने वाली चीजों पे डाल दिया जाए तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे मंचूरियन पे डाल दिया जाए, पकौड़ा पे डाल दिया जाए, आपको लगेगा ओहो कितना मतलब टेस्टी है, आपको लगेगा बस अब खाना है। और आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें जो केमिकल यूज है वो डाई है, जिसके कारण वो कलर्ड आ रहा है। तो इससे काफी बीमारियां हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत कम कम क्वांटिटी में लिया है, लेकिन कम कम क्वांटिटी में लिया है फिर भी लॉन्ग टर्म पे लेते हैं तो उसका हेल्थ पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट होता है और कैंसर तक हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन पे एलर्जी भी डेवलप हो जाती है। एलर्जी का मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि जो आपका लिप होगा, यो टंग होगा एंड आई होगा, वहां पे थोड़ा थोड़ा इरिटेशन, जलन सा आएगा, आपको लगेगा ओहो कुछ मतलब सम सेंसेशन। यहां तक कि इससे अभी हाल ही में पाया गया कि इट्स कैन डैमेज किडनी को खराब कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है, स्टमक ट्यूमर तक डेवलप हो सकता है। ओके, तो इट इज द टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी एंड कार्सिनोजेन का मतलब होता है दिस कैन कॉज द कैंसर। ये इसका मेन इश्यू है। और इससे जो सेल डेथ भी हो रहा है, जो ब्रेन स्टेम है उसका भी डेथ हो रहा है। तो हमने देखा है कि हमारा जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है फॉर द फूड प्रोडक्ट, FSSAI, इसका फुल फॉर्म होगा कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो प्लीज रिमेंबर, ऑलरेडी इसने फूड को कलर देने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। ऑलरेडी इट हैज गिवन कैरामेल, रिबोफ्लाविन, saffron, annatto, curcumin. Okay, so all these things that could be used as the for the food color. तो इसमें आप देखेंगे कि रोडामीन बी का नेम नहीं है, तो वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंसिस्टेंटली यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इशूइंग AI एडवाइजरी मीटी बिकम्स DT। मीटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में मीटी कहते हैं। ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इसको पहले डीटी कहते थे। डीटी होता है ना भगवान, तो ये पहले जो था
अभी इसका नाम डीटी था, अब ये सच में भगवान जैसे बिहेव करने लगा, ऐसा राइटर का मानना है। ये कह रहे हैं कि इनका जब मन कर रहा है तब नोटिफिकेशन लाते हैं, जब मन करता है तब एडवाइजरी लाते हैं। पहले रूल होता था कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होता था प्रॉपर मैनर्स में उसको पीडीएफ फॉर्म में डाला जाता था या उसको बुक फॉर्म में रखा जाता था। अब कुछ नहीं, अब पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे, और अमेंडमेंट भी उसी पे हो रहा है कि आज ये अच्छा नहीं लगा तो बदल के कुछ और कर दिया। इससे डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता, इससे समझने में दिक्कत होती है। जो आम जनता होती है उसको पता ही नहीं चलता है कि लॉ क्या है, क्या रूल्स है। ओके, तो ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो हमें लग रहा है कि मीटी में ये काफी दिक्कत आ रही है और बार बार इनका नोटिफिकेशन है वो चेंज हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी जब चेंज होता है तो कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो रूल एंड रेगुलेशन भी उसी अनुसार लाना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि रूल एंड रेगुलेशन तो लाया जा रहा है लेकिन क्लियरिटी नहीं है। जैसे कुछ वर्ड मेंशन है, अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कई नोटिफिकेशन आया, एडवाइजरी आया। यहाँ तक की बात हुई कि जो कंपनीज हैं उनको केवल यहाँ पे कहीं पे दिया था कि कंपनीज नीड टू ब्रिंग द लाइसेंस एज वेल under testing and unreliable and Indian internet and increase uncertainty. Okay, so ये सब जो वर्ड है उसका कहीं पे भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ यूज हुआ है। और कहीं ना कहीं इन्होंने बात की है कि यू नीड टू ब्रिंग द लाइसेंस एज वेल। बाद में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बाय दिस इट इज क्रिएटिंग द ऑथोरिटेरियन थिंग, मीन्स कि आपका जब मन आया आपने चेंज कर दिया, कुछ क्लियरिटी भी नहीं लाई, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो कहने का मतलब ही नहीं था। ओके, सो दिस दिस राइटर हैज ब्रॉट दिस इशू। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले पॉलिसी नहीं था। पहले ऐसा होता था कि प्रॉपर रूप से अगर कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता था, पहले कोई इश्यू आता था तो उस पे जो स्टेक होल्डर होते थे उनको उनसे कंसल्ट किया जाता था, उसके बाद हम लोग डिसीजन पे पहुंचते थे, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम होता था। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, 2014 में एक एम्बर सिन्हा थे, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट का ड्राफ्ट इंक्रिप्शन पॉलिसी आया था कि इससे राइट टू जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, पुलिस के पास पुलिस कैन यूज मिसयूज द पावर। तो उसके बाद इस पे प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन किया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने अंबर सिन्हा ने जो जो सजेशन दिया था उस पे भी उन्होंने अमल किया था और बाद में इन्होंने रूल चेंज किया था। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ द for the any rule framing or any such development. Okay, so this is all about, you should remember. जो नेक्स्ट न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है। भूटान इंडिया के सपोर्ट से एक टाउन बनाने जा रहा है जिल्लेफू, एंड टाउन का नाम है जिल्लेफू माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है। और इसका जो प्रपोजल आया था वो वहां के किंग जो है जिग्मे खेसर नांगमयाल वांगचुक, ठीक है ना, तो इनके द्वारा आया था। अब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मेन एजेंडा हो गया है और पूरे भूटान पूरे इंडिया का एक कोर पॉइंट हो गया है इंडिया भूटान रिलेशन के लिए। इंडिया को क्या फायदा है इसमें, क्या ये करने वाले हैं ये लोग, एक इकोनॉमिक हब के रूप में इस सिटी को डेवलप करना चाहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सिटी है वो भूटान असम बॉर्डर से इसका बॉर्डर है। ओके, असम बॉर्डर, दिस इज टचिंग द असम बॉर्डर। तो अगर प्रीलिम्स से पूछ दे तो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली द भूटानीज गवर्नमेंट वांट डेवलपमेंट ऑफ दिस सिटी इस तरीके से डेवलप किया जाए कि ये सस्टेनेबल हो, कार्बन न्यूट्रल हो। तो उसके लिए इन्होंने जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात की है कि वही हम डेवलप करेंगे, जैसे आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन, होटल एंड हॉस्पिटल सेक्टर। ओके, और यहाँ पे बात किया गया है कि प्रमोटेड एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड हेल्थ एंड वेलनेस हब। ओके, द प्लांट सिटीज सच एज द सऊदी अरेबिया का जो नियोम है और इंडोनेशिया का जो नुसानतारा सिटी हब जो तैयार किया गया है उस रोल मॉडल पे है। ये जैसे दुबई, हांगकांग या सिंगापुर का जो डेवलपमेंट है उसका जस्ट अपोजिट है। वहां पे ग्लास केस्ड स्काई स्क्रैपर्स नहीं है। ओके,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात किया जा रहा है कि डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट काफी इंटीग्रेटेड है। अब इंडिया क्यों, इस पे इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में ये काफी मदद हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न एरिया है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होगा और उसी के थ्रू हम म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक इसका बेनिफिट ये हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे हम म्यांमार होके साउथ ईस्ट एशियन के थ्रू इंडो पैसिफिक तक हम कर सकते हैं, और यहाँ पे इंडिया जापान का जो कनेक्टिविटी है और जो प्लान है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। और बांग्लादेश का जो बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन है, तो कहीं ना कहीं हम एक देखिएगा कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं। ये इंडिया है और यहाँ पे भूटान मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और ये बांग्लादेश है। अब यहाँ से देखिएगा एंट्री हो जाएगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, यहाँ आते आते बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहां से होते होते इंडियन ओशियन, और ये म्यांमार होते हुए हम वहां जाएंगे और इंडो पैसिफिक तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया को एक सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमें लैंड एंड ओशियन दोनों को कनेक्ट पैरेलली करना पड़ेगा। तो ही स्टेटमेंट वाज दैट we need for the lateral land-based connectivity across the Indian Ocean essential to supplement and complement the maritime flow। तो मैरीटाइम पे तो हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं, जैसे कि अभी हम सागर का प्लान है, फिर हमने अभी देखा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जो हम जो सऊदी अरबिया, ओमान तो नहीं, सऊदी अरबिया यूएई होते हुए हम ग्रीस होते हुए यूरोप में इंटर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइलेटरल हाईवे, जो इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उससे कनेक्ट करेगा। लेकिन ठीक है, ये फायदे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है? द फर्स्ट चैलेंज ज्योग्राफिकल चैलेंज है। क्या है ज्योग्राफिकल चैलेंज? की जो जल्लेफू प्लेटू है वो एक ब्रॉड प्लेन है, नॉट द प्लेटू, एक ब्रॉड प्लेन है जो कि माउंटेन के जस्ट नीचे है, ओके, साउदर्न एरिया में है। तो यहाँ पे जो मानसूनल प्रिसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है वो काफी हाई है, और वहां पे फ्लड कंडीशन, बाढ़ के कंडीशन काफी प्रिवलेंट है। दूसरी चीज है कि ये जो एरिया है सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं अब जब आप सिटी डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक हब डेवलप करेंगे, तो एनिमल एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि केरला में हम देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पे भी होगा। तीसरी चीज ये है कि जो इंसर्जेंसी इम्पैक्ट है असम में है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, जैसे अभी हमें देखना कि मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा, वो चैलेंज है। इंसर्जेंसी का तो ये इम्पैक्ट था कि 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर हुआ था, वहां पे किया गया था भूटान के द्वारा, और भूटान के जो किंग थे उस समय उन्होंने खुद उसको लीड किया था, वो खुद उसको लीड करके और इंसर्जेंट को भूटान से बाहर खदेड़ भगाए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी इंडिया भूटान का रिलेशन आता है ये मेंशन करना होता है कि किंग ने खुद लीड किया था, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेलेफू जो है वो लैंड लॉक्ड है, कोई पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, टोटली जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया पे है, वो एक इशू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अदर चैलेंज क्या है? यहाँ पे जो इनका मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जो भूटान का है, वो कहते हैं कि हमें ज्यादा रेवेन्यू पे ध्यान नहीं देना है, हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। इसीलिए जो उनका डेवलपमेंट इको टूरिज्म है वो काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। वो उसको कहते हैं कि वी वैल्यू हाई वैल्यू लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब पॉपुलेशन जो आएगा वो कम आएगा, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होगी वो हाई होगी। क्वालिटी का मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि ये फॉलो करेंगे, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू आपको लाना है तो ये वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपका एयरपोर्ट पे जब ज्यादा लोग आएंगे तो एयरपोर्ट बड़ा होना चाहिए ना, छोटे एयरपोर्ट पे यू कैन नॉट एकोमोडेट।
तो जो इनका जल्लेफू एयरपोर्ट है इसको भी ब्रॉडन करना पड़ेगा। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जल्लेफू प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द स्केलिंग अप ऑफ द जल्लेफू एयरपोर्ट एंड टारमैक टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, एक जो इशू और है जो भूटान फेस कर रहा है, उसका जो यूथ है वो आउट माइग्रेशन की तरफ जा रहा है। आउट माइग्रेशन क्यों? जॉब ज्यादा नहीं है तो लोग बाहर जा रहे हैं जॉब ढूंढते, वो तो हर जगह, इंडिया का भी केस है, अभी देखा यूक्रेन में जा रहे हैं लोग, इजराइल में तक जा रहे हैं, आउट माइग्रेशन है। तो कहीं ना कहीं जल्लेफू जो प्रोजेक्ट होगा इन्हें जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है ये है, अगर आउट माइग्रेशन रोक ले तो। जो सबसे ज्यादा इशू अभी आ रहा है वो भूटान का चाइना से भी आ रहा है। चाइना के साथ इनका लैंड एग्रीमेंट की बातें चल रही थी, चाइना पुश कर रहा है कि प्लीज सेटल डाउन द लैंड एग्रीमेंट, लैंड डिस्प्यूट, और साथ साथ चाइना ये भी पुश कर रहा है कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखिए। भूटान अभी तक इंडिया को छोड़ के ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता था, और भूटान ही ऐसा कंट्री है जो अभी तक इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, जो वन बेल्ट वन रोड में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सपोर्ट नहीं किया है उसको। तो अब ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का क्या है, इंडिया का जो भूटान का रिलेशन है वो हमेशा स्पेशल रहा है, क्योंकि इसी को देखते हुए, क्योंकि चाइनीज इंटरवेंशन इनटू द भूटान इज मोर हेडेक फॉर द इंडिया, इंडिया के लिए मोर हेडेक हो जाएगा। तो इंडिया का अभी तक जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी भूटान का रिक्वेस्ट है इंडिया उसको रिजेक्ट नहीं करता है, रेयर केस में रिजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा जो भूटान का इन्वेस्टमेंट है 50% इंडिया का है। ओके, और जल्लेफू जो प्रोजेक्ट है, डिस्पाइट इट इट हैज द लॉट ऑफ कॉस्ट, रिटर्न काफी कम है, फिर भी इंडिया को वो ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि अगर चाइना इन्वॉल्व हो गया तो वो वही हाल हो जाएगा जो श्रीलंका के टाइम पे हुआ था। वहां पे हम्बन टोटा पोर्ट बनाने का ऑफर आया था, इंडिया ने रिजेक्ट किया था, चाइना ने उसको एक्सेप्ट किया था, और चाइनीज प्रेजेंस इतना इंक्रीज हो गया था कि श्रीलंका इंडिया से काफी दूर चला गया था। ये हम नहीं चाहते कि भूटान में भी हो, इसलिए हम इसको डिस्पाइट वी हैव लॉट ऑफ कॉस्ट वी विल गो फॉर दिस। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला कि चैलेंज तो हर एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का में है इंडिया का, जैसा अभी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और इसमें रसिया एंड ईरान इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करने के लिए। चाबहार पोर्ट हमने कई बार आपको दिखाया भी है, दिस इज जस्ट बिसाइड द ग्वादर पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वेस्टर्न सैंक्शन के कारण यहाँ पे रुकावट आ रही थी। अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे थे, यहाँ पे भी हमने देखा कि इसमें सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरेबिया, ग्रीस सभी इन्वॉल्व थे, और I2U2 इनिशिएटिव था, इजराइल, इंडिया, यूएस, यूएई, ये I2U2 का भी इनिशिएटिव था। ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ था इजराइल के बम्बार्डमेंट जो गाजा में स्टार्ट हुआ था, और हौती अटैक होना स्टार्ट हुआ था रेड सी में। तो कहीं ना कहीं ये सब का तो दिक्कत था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसको रिजॉल्व किया है। वैसे ही हम डिस्पाइट द चैलेंज वी विल गो फॉर द दिस जल्लेफू प्रोजेक्ट। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, वो ट्राइबल फॉरेन पॉलिसी आजकल चल रहा है। ऐसा होता है कि जो आप उस तरीके से डिप्लोमेटिक ग्रुप को क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपका शेयर्ड कल्चर, ट्रेडिशन, समथिंग लाइक द लैंग्वेज वो शेयर्ड हो, तो वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे हमने देखा है कि जो नाटो ब्लॉक है या एशियन कंट्रीज है, वैसे ही इंडिया को भी ये जो ट्राइबल फॉरेन पॉलिसी है वो फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए भूटान एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है ही है। साथ साथ हमने देखा है कि हमने नेपाल के साथ भी अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया है, श्रीलंका को भी सपोर्ट किया है, ठीक है। मालदीव में भी हमें कोशिश करना चाहिए, डिस्पाइट देयर इज द इंडिया आउट कैंपेन, हमें एफर्ट मारना चाहिए कि वहां पे हम चीजों को रिजॉल्व करके अपना प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाएं। और यहाँ तक इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भी हमें एक नए चैप्टर के साथ उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। सो ये जो पूरा आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंडिया भूटान रिलेशन है उसके लिए काफी फॉर्डर पॉइंट है, आप यूज कर सकते हैं। जो आज का एडिटोरियल है उसको देखते हैं। एडिटोरियल, एक एडिटोरियल है जो यूएस में इलेक्शन चल रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्शन है उसमें जो प्रीवियस कंटेस्टेंट थे 2020 के, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेट होंगे और जो बिडेन
वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट होंगे, वो तो पक्का हो गया। निकी हेली जिसका कुछ जो कंजर्वेटिव वैल्यू वाले रिपब्लिकन थे, अब इनके बाहर होने से इनका जो थोड़ा बहुत होप था वो टूट गया। और एक चीज और है, जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं उनको ये लगता है कि जो अनफिनिश पॉलिटिकल एजेंडा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको फिर से अगेन ग्रेट बनाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प का इनिशिएटिव था वो थोड़ा सा रह गया था, इस बार आएंगे वो कंप्लीट करेंगे, इनके सपोर्टर ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो फाइनल है, अभी तो लीड ट्रम्प का ही चल रहा है, जो बाइडेन से उनका लग रहा है कि पल्ला भारी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लास्ट टाइम पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा वोटर्स टर्नआउट, प्रेफरेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वोटर्स इन द स्विंग स्टेट। जैसे यूएस में होता है कुछ फिक्स स्टेट है जो कि एकदम सपोर्ट बेस होता है कि रिपब्लिकन का होगा या डेमोक्रेट का होगा, इंडिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर गुजरात को देखें तो एक फिक्स है, साउथ में अगर जाए तो थोड़ा सा देखते हैं वहां पे वेरिएबिलिटी है, ओके। तो सेम यहाँ पे भी है, तो उनके प्रेजेंस पे भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। जो डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट आता है, जो वोटर्स को वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ डेमोक्रेट्स का ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इतने केस चल रहे हैं कि लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस। इंडिया में भी एक ये जो ये वाला दिस एडिटोरियल इज अगेन इन द पॉलिटिकल नेचर, उतना रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो बीजेपी है और जेजेपी जननायक जनता पार्टी है, उनके बीच में जो अभी अलायंस था ब्रेक हुआ है। ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि उनका जो वोटर बेस था वो एक दूसरे के काफी काउंटरिंग था। एक का था कि जाट वोट था, एक का था नॉन जाट वोट था। अगर ये नॉन जाट वोट लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जाट वोट है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अपना स्टैंड लेंगे तभी होगा, कुछ ऐसा बोलेंगे। और जो जाट वोट का बेस है वो कहीं ना कहीं नॉन जाट वोट का लेंगे। तो यही देखा कि बीजेपी का जो है वो नॉन जाट वोट है, और जो जननायक जनता पार्टी है उसका जो है वो जाट वोट है, जो कि एग्रेरियन क्लास का जाट है वो करता है। अब बीजेपी को, अब हमने देखा कि अभी रिसेंटली 2016 में ही कोटा को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर जाट मूवमेंट हुआ था। इससे जो कम्युनिटी थे ओबीसी के और कुछ जनरल कास्ट के, सैनीज, बनियाज, ब्राह्मण्स, यादवा एंड पंजाबीज, वो काफी एक तरीके से उनको एंटेगोनाइज हुए थे थोड़े से। तो कहीं ना कहीं हम वोट फैक्टर देखते हैं कि 40% जो हरियाणा का है वो ओबीसी पॉपुलेशन है, 25% जाट पॉपुलेशन है, 40% है। इसीलिए हमने देखा कि अभी जो उन्होंने नायाब सिंह सैनी को बनाया है चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस था, ये 40% वाला जो वोट है। तो एक चीज और यहाँ पे है कि प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में काफी डिफरेंस होता है। प्री पोल अलायंस आइडियोलॉजी अगर सिमिलरिटी हो उसके बेसिस पे होता है, ताकि आप कॉमन ग्राउंड पे बात कर सकें, और कहीं ना कहीं वैल्यू एक दूसरे का सिमिलर हो, तो इसको लेके बेसिस होता है। लेकिन पोस्ट पोल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप पावर में आए और उसका फायदा उठाए, तो वो तो काफी इजी होता है। लेकिन प्री पोल अलायंस इज ए बिट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2019 का जो इलेक्शन में लड़ा गया था जननायक जनता पार्टी के द्वारा, वो टोटली एंटी बीजेपी स्टैंड लेकर लड़ा गया था। तो यू कैन सी, एंड लेकिन इलेक्शन के बाद इन्होंने बीजेपी के साथ ही अलायंस बनाया। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द पॉलिटिक्स, ओके। So this is all topic that we have covered from the today's newspaper. So we will conclude our session here. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.